स्टार्ट। खबर बिहार से आई है। वहाँ के कुछ गांवों में कोरोना माई का पूजन शुरू हो गया है। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं समान श्रद्धा से इस पूजन प्रक्रिया में शामिल होती हैं। क्या पूजने मात्र से कोरोना छूमंतर हो जाएगा? बदलते हालात का इशारा साफ है। हम भारतीयों को हर हाल में अपना रंग ढंग बदलना होगा। इससे न केवल महामारी से हम पार पा सकेंगे, बल्कि खुद को इतना अनुशासित कर पाएंगे कि देश की कार्य संस्कृति ही बदल जाएगी। यहाँ मैं उन देशों के उदाहरण देना चाहूँगा जिनकी चर्चा कोरोना काल में हमारे यहाँ बार बार हुई है। पहला है जापान। जापान ने आपातकाल जरूर घोषित किया, पर लंबे लॉकडाउन से परहेज रखा। वहाँ के लोगों से पहले सार्स और स्वाइन फ्लू की मारक क्षमता से परिचित थे। उन्होंने बिना किसी हुक्मनामे के खुद को घर में बंद कर दिया, मास्क पहन लिए, शारीरिक दूरी का पालन शुरू कर दिया और तो और ज़ोर से बोलने से भी परहेज करने लगे। नतीजा सामने है। कोरोना वहां सिमट कर रह गया और अब आपातकाल भी उठा लिया गया है। ध्यान दें, भारत में संसार की सबसे अधिक नौजवान आबादी बसती है, जबकि जापान में बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा है। हम जानते हैं कि कोरोना उम्रदराज लोगों के लिए अधिक घातक साबित होता है। इसके बावजूद जापानियों ने स्व अनुशासन के जरिए खुद को न केवल बचाया, बल्कि सरकारी घाटे को भी बेलगाम होने से रोका। जापानी व्यवस्था को दोष देने की बजाय खुद को उसका हिस्सा मानते हैं। उन्होंने तमाम घात प्रतिघातों को इसी गुण के सहारे जीता है। यह अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु हमला झेला। उस आघात के बाद हिरोशिमा, नागासाकी और उसके पास पड़ोस के इलाकों में विकिरण की वजह से कैंसर, विकलांगता और तमाम रोग घर कर गए, पर जापानियों ने हिम्मत नहीं हारी। बरसों पहले वहाँ का एक उपन्यास पढ़ा था। उसमें उपन्यासकार ने एक छोटे परिवार का जिक्र किया था जिसका मुखिया कैंसर का शिकार हो गया था। उसकी पत्नी अस्पताल में अक्सर उससे मिलने जाती और वहाँ देखती कि कैंसर के रोगी किस तरह मिलजुल कर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। जब पति गंभीर हो गया तो उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ ऐसे लोग थे जिनके अंग काटने पड़े थे। एक दिन जब वह वहाँ पहुँची तो उसने उन दुखियारों को उल्लास से सराबोर पाया। उनकी खिड़की के पास एक टहनी थी, उस पर पक्षी ने घोंसला बना रखा था और घोंसले से उस पक्षी का नन्हा बच्चा किसी तरह निकलकर टहनी से गिरने को था। वे सारे लोग उसे वापस घोंसले में डालने का प्रयास कर रहे थे। ये वे लोग थे जिन पर मौत कभी भी झपट्टा मार सकती थी, पर वे एक पक्षी की ज़िंदगी को बचाने के लिए जी जान से एक किए हुए थे। इस उपन्यास को पढ़कर मुझे जापानी जिजीविसा सामने समझने में आसानी हुई। बाद में अपनी जापान यात्राओं में मैंने पाया कि वे कितने मेहनती हैं। परमाणु हमला, कैंसर, भूकंप, समुद्री तूफान और कैसी भी महामारी उनका हौसला नहीं डिगा पाती। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो जाने के बावजूद जापान ने बहुत जल्दी खुद को आर्थिक महाशक्ति बना लेने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि जापान की सफलता जापानियों के आचार व्यवहार में निहित है। इससे मिलता जुलता हाल स्वीडन का है। वहाँ के प्रधानमंत्री स्टीफन लाफवेन ने कटु आलोचनाएं झेलने के बावजूद देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लागू किया। स्वीडन एक ठंडा मुल्क है। माना जाता है
कि ऐसी जलवायु में वायरस की मारक क्षमता बढ़ जाती है। स्वीडन में भी 42,000 से ज़्यादा लोग चपेट में आए, 4,639 ने जान गंवाई, पर प्रधानमंत्री स्टीफन लाफोन अटल रहे। उन्होंने बार बार कहा कि यह जंग सरकारी पाबंदियों से नहीं बल्कि जन जागृति से ही जीती जा सकती है। जन सहयोग के चलते लाफोन जान और माल की हानि को सीमित करने में कामयाब साबित हुए हैं। इन उदाहरणों के जरिए भारत में सरकार के विरोधी आरोप लगाते हैं कि लंबे लॉकडाउन ने न तो जान की रक्षा की और न माल की। ऐसे लोग भेड़ बकरियों की तरह ठूसी हुई मेट्रो, बस और पैसेंजर ट्रेन के उन दृश्यों को जानबूझकर भुला देते हैं जो वे बचपन से देखते आए हैं। उन्हें दबड़े-नुमा मकानों में रहने वाले वे लोग नहीं याद आते जिनके लिए यह संक्रमण जंगल की आग साबित हो सकता है। धारावी की दुर्दशा इसका उदाहरण है। भारत जैसे देश में जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग तो दूर, ठीक से लाइन लगने की भी परंपरा न हो, वहां लॉकडाउन कोई विकल्प न था। जापान की और स्वीडन की भारत से तुलना करते वक्त कुछ और तथ्यों को भुला दिया जाता है। स्वीडन का शुमार संसार के सबसे सभ्य देशों में होता है। वहाँ के लोग आमतौर पर जब पंक्तियों में खड़े होते हैं तो एक दूसरे पर नहीं चढ़ते। 1.5 से 2.5 फुट की दूरी वहाँ के सामाजिक तकाज़ों में शुमार है। इससे 4 से 6 फुट करना मुश्किल नहीं था। भारत में जहाँ थोड़ी सी छूट मिलते ही लोग शराब की दुकानों पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़ते हों, वहाँ कुछ दिनों के लिए सरकारी बंदिशें लगाना आवश्यक था। लॉकडाउन में ढील के बाद जिस तरह गाँवों में इस महामारी ने पैर पसारने शुरू किए हैं, वह भी इस तर्क को बल देता है।